प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पिछली क्लास से आगे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विगत वीडियो में हमने भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीतियों के बारे में अध्ययन किया था। हमने इस्तिमरारी प्रथा को पढ़ा, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने सामान्य जानकारी गत वीडियो में प्रदान की थी। उस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में सबसे हम पहले देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के क्या उद्देश्य रहे होंगे। तो इसको लागू करने के पीछे जो प्रथम उद्देश्य था वो था भारत में अंग्रेजी समर्थक वर्ग तैयार करना। प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक नज़रिए से आई, धीरे धीरे उनको क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना क्षेत्रीय विस्तार किया और प्रशासनिक दायित्व भी उसके साथ साथ बढ़ते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको ये आभास हुआ कि जब तक भारत में उनका समर्थक वर्ग नहीं होगा तब तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को दीर्घकालीन समय तक अस्तित्व में नहीं रखा जा सकता। अतः ये विचार किया गया कि एक ऐसा वर्ग भारत में होना चाहिए जिसके हित अंग्रेजी राज्य के साथ जुड़े होने चाहिए। उस वर्ग का अस्तित्व ब्रिटिश अस्तित्व पर निर्भर होना चाहिए। अतः ये सोचा गया कि जमींदार वर्ग को भूमि का मालिक बनाया जाना चाहिए ताकि यह वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश अस्तित्व पर आश्रित हो जाए। अतः एक ऐसा वर्ग जो उनकी नीतियों के अनुसार, उनके हितों के अनुसार संचालित हो, ये बनाने के लिए ये बंदोबस्त अपनाया गया। द्वितीय, कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ उनके युद्ध होते हैं। उन युद्धों के परिणाम स्वरूप कंपनी का जो बजट था उसकी हालत बदतर हो जाती है। उसके बाद कंपनी लगातार ब्रिटेन से और ब्रिटेन की संसद से अधिकाधिक ऋण प्राप्त करने का प्रयास करती है। कंपनी की वास्तविक आय प्रतिवर्ष कितनी होगी इसका अंदाज कंपनी को नहीं था। अतः कंपनी अपने अभियानों के लिए, अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक आय को सुनिश्चित करना चाहती थी जो प्रतिवर्ष उनको प्राप्त हो सके। यही कारण था कि स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से प्रतिवर्ष वह अपनी आय की सुनिश्चितता करना चाहती थी, जिसे अनुमान रहे कि प्रतिवर्ष कितना राजस्व हमें संबंधित क्षेत्र से प्राप्त होगा, ताकि वे अपने अभियानों को, अपने विस्तार को पूर्ण रूप दे सकें। तीसरा जो उद्देश्य था वे था कि भूमि को एक प्राइवेट ओनरशिप की तरह या प्राइवेट कमोडिटी वस्तु की तरह व्यवहार किया जाए। वे चाहते थे कि भूमि को बिक्री योग्य बना दिया जाए। भूमि को वो हस्तांतरणीय वस्तु की तरह बनाना चाहते थे। यदि भूमि विक्रय योग्य हो जाएगी तो इसका विक्रय जमींदार को हो जाएगा। तो इसलिए वे किसानों से परंपरागत अधिकार छीनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा बंदोबस्त अपनाया। उनका ये भी मानना था कि यदि शहरी जो महाजन हैं और साहूकार हैं वो यदि कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होंगे तो वे कृषि के अंतर्गत निवेश भी करेंगे, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा, ऐसा मानना था। चौथा इसका उद्देश्य था कि कंपनी ने विचार विमर्श किया कि यदि सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त किया जाएगा तो राजस्व वसूली के लिए एक बड़े कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगी और तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को लाना एक जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि कंपनी पहले से ही वित्तीय संकटों का सामना कर रही थी। इसलिए कंपनी ये चाहती थी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कम से कम लोगों के साथ भू राजस्व वसूली का कार्य हो। इस कार्य हेतु उन्होंने किसानों की बजाय कुछ जमींदारों के साथ
राजस्व समझौता करना उचित समझा ताकि वे प्रशासनिक झंझट से मुक्त हो सकें और एक थोड़े से वर्ग के साथ ही राजस्व वसूली से संबंधित लेन देन हो सके। तो इस प्रकार वे प्रशासनिक झंझट से मुक्त होना चाहते थे। एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य उनका ये भी रहा होगा, यदि कृषि के अंतर्गत जमींदार लोग आएंगे, कृषि के अंतर्गत सुधार होंगे, तो कृषि, चूँकि कृषि पे आधारित जो इंडस्ट्री है, ट्रेड है, उसमें भी वृद्धि होगी। और धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल है वो भी इन कृषि क्षेत्रों से प्राप्त हो सकेगा। तो बंदोबस्त लागू करने के ये मुख्य उद्देश्य थे। अब स्थायी बंदोबस्त के लाभ और हानि क्या होती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इतना बड़ा बंदोबस्त अपनाया तो उसके लाभ हानि होना स्वाभाविक था। तो जमींदारों को लाभ, सबसे पहले ये देखते हैं कि जमींदारों को क्या लाभ हुए। वास्तव में स्थायी बंदोबस्त का यदि किसी को लाभ हुआ तो वह जमींदार वर्ग था। उसको हर चीज़ की पूर्ति इस बंदोबस्त के माध्यम से हुई। जमींदारों को सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि वे बिना ज़मीन खरीदे, बिना निवेश किए ज़मीन के मालिक बन गए। बिना ज़मीन के सुधार किए वे ज़मीन के मालिक बनते गए और धीरे धीरे उस क्षेत्र से उनको अत्यधिक राजस्व प्राप्त हुआ और उस राजस्व के आधार पर वे अत्यधिक समृद्ध हो गए। वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरा, जमींदारों ने कृषि सुधारों की तरफ ध्यान दिया और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। विदित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना राजस्व प्रतिवर्ष स्वयं के लिए निर्धारित किया था, उससे अधिक राजस्व प्राप्त करने का अधिकार जमींदारों को प्रदान कर दिया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कृषि उत्पादन बढ़ा, तो उत्पादन से बढ़ी हुई जो राजस्व की वसूली थी वो जमींदारों के अधिकार में आती गई। परिणाम स्वरूप जमींदारों को एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने लगी। तो वास्तव में सबसे बड़ा लाभ जमींदार वर्ग को होता है। जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए, उनको ज़मीन पर मालिक जैसे अधिकार प्राप्त हो गए। सरकार को क्या लाभ होता है? सरकार ने स्वयं के हितों की पूर्ति करने के लिए इस व्यवस्था को लागू की। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार सरकार के ये पक्ष में रहती है। प्रथम, जमींदारों के रूप में एक समर्थक वर्ग प्राप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक झंझट से मुक्ति चाहती थी और ये संभव नहीं था तत्कालीन परिस्थितियों में कि इंग्लैंड से इतनी बड़ी मात्रा में लोग भारत लाकर संबंधित राजस्व वसूली का कार्य करें। तो इसलिए वे चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो उनके स्वामी भक्त बनकर उनकी राजस्व वसूली के कार्य में सहयोग करे। तो वास्तव में उनको एक सहयोगी वर्ग मिला जो उनका स्वामी भक्त था, जिनका जीवन ब्रिटिश अस्तित्व पर निर्भर करता था। परिणाम स्वरूप ये जमींदार वर्ग आज़ादी तक अंग्रेज़ों का समर्थक बना रहा। द्वितीय लाभ, सरकार की आय में वृद्धि हुई। चूँकि बड़े क्षेत्र पे लागू हुई, धीरे धीरे कृषि क्षेत्रों का विस्तार होता गया, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जमींदारी का विस्तार भी होता गया, तो कंपनी की आय में वृद्धि हो गई। एक बड़े क्षेत्र की, जो भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर ये लागू हुई, तो इतने क्षेत्र का जो राजस्व वसूल था वो ब्रिटिश राजस्व का हिस्सा बनना प्रारंभ हुआ, तो उनकी आय में बड़ी वृद्धि होती है। तीसरा, कि सरकार को सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि प्रतिवर्ष कितनी आय होगी ये तय हो गई थी। तो तत्कालीन संदर्भ में जो आय होती थी उनके माध्यम से कंपनी अपने प्रशासनिक कार्यों को, राजनीतिक कार्यों को, युद्ध से संबंधित कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को पूरा कर सकती थी। तो आय की एक निश्चितता हो गई थी। चौथा लाभ, प्रतिवर्ष राजस्व की दर तय करना हो, ठेके पर देना हो, तो ये बड़ा प्रशासनिक बोझिल कार्य होता है। तो जब कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कर दिया तो प्रतिवर्ष ठेके देने जैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रही। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक झंझटों से उसे मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट लाभ है, कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिली। तो जो कंपनी के जो शेष कर्मचारी थे उन्होंने अपना ध्यान शेष परिस्थितियों जैसे व्यापार हो, वाणिज्य हो, युद्ध हो, संधियाँ हों, उनकी तरफ लगाया। परिणाम स्वरूप उनकी तरफ भी ये लोग सफल होते हैं।
नेक्स्ट लाभ है प्रशासनिक व्यय में कमी होने के कारण प्रशासनिक कुशलता आई, प्रशासनिक बोझ कम होता गया, उनसे संबंधित दायित्व जमींदारों को हस्तांतरित कर दिया। अन्य लाभ में हम देखते हैं कि कृषि उन्नत होने से व्यापार वाणिज्य भी मजबूत हुआ, जिस कारण धीरे धीरे सरप्लस ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया से इनका होता चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था से क्या हानियां होती हैं। यदि हम उपयुक्त निष्कर्ष के आधार पर देखें तो इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा लाभ जमींदार को हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसान वर्ग को हुआ। जो किसान आत्मनिर्भर, खुशहाल था, समृद्ध था, उस किसान को कंगाल बना दिया गया। वे किसान दरिद्र बन गया, वे किसान जमींदार और अंग्रेज़ों की दया पे आश्रित हो गया। तो पहली हानि, सबसे अधिक हानि किसान वर्ग को हुई, क्योंकि इस व्यवस्था के माध्यम से जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति एक खेतीहर मजदूर के अनुरूप हो गई। उनके परंपरागत अधिकार छीन लिए गए, उनका पैतृक अधिकार, उनकी जो भावनाएं अपनी पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई थी, तो उन पारंपरिक तथा पैतृक भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया। द्वितीय हानि, किसानों को जमींदारों के अत्याचारों तथा शोषणों का सामना करना पड़ा और जमींदारों की दया पे आश्रित हो गए। जमींदार कभी भी उनको भूमि से बेदखल कर सकता था, संबंधित भूमि पर कृषि करने से मना कर सकता था। तो परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति वास्तव के अंतर्गत एक निरीह प्राणी की तरह हो गई। तीसरी हानि, जमींदार अत्यधिक समृद्ध होते गए, क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र का राजस्व उनको प्राप्त होता था। इसलिए जब भी अत्यधिक धन की वृद्धि होती है तो विलासिता की ओर प्रवाह होता है। तो परिणाम स्वरूप जमींदार विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए भारतीय सामाजिक ताने बाने में सामाजिक भ्रष्टाचार, सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, उनका प्रवेश होना शुरू हो जाता है। विलासितापूर्ण चीज़ों की तरफ इस जमींदार वर्ग का ध्यान हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये कृषि सुधारों की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। चतुर्थ, कृषकों के अत्यधिक शोषण हुआ। शोषण का परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे कृषकों के अंतर्गत चेतना फैली। चेतना के परिणाम स्वरूप उन्होंने धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना प्रारंभ किया और इन आवाज़ को कालांतर में स्वतंत्रता आंदोलन में जगह मिलती है। राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इधर ध्यान आता है। परिणाम स्वरूप हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का सामाजिक जनाधार बढ़ता है। तो किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि इन व्यवस्थाओं ने एक तरीके से तैयार की। किसानों की भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ती है। पांचवा हम देखते हैं, जमींदार के साथ भी एक समस्या थी। 1894 में सनसेट लॉ पारित हुआ। सनसेट लॉ के तहत ये व्यवस्था की गई कि यदि किसी निर्धारित तिथि तक वांछित राजस्व संबंधित जमींदार जमा नहीं करवाता था तो उसके जमींदारी अधिकार नीलाम कर दिए जाते थे और उनको भूमि संबंधी अधिकारों से बेदखल कर दिया जाता था। तो जो जमींदार नियत समय पर राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, उनका भी बेरहमी से नीलामी की गई। उनके भी जो भूमि संबंधी अधिकार थे वे खत्म कर दिए गए। तो इस प्रकार जमींदारों के भी नकारात्मक रूप से ये रहती हैं। 6 इसकी हानि है कि इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई। काफ़ी इतिहासकारों का ये मानना है कि वास्तव में कंपनी की आय सुनिश्चित हुई, ये कंपनी के पक्ष में है। लेकिन इस पक्ष को देखकर अन्य पक्षों पर हम विचार करें तो देखने पर यह लगता है कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। यदि लाभ होता तो वो केवल 19% हिस्से पर लागू नहीं करती, भारत के शेष अन्य हिस्सों पर भी इसको लागू करती। लेकिन कंपनी की एक आय स्थिर हो गई। उसके बाद में जो भूमि सुधार होते हैं, भूमि का विस्तार हुआ, तो विस्तारित क्षेत्रों की जो भूमि थी उनके राजस्व पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहा। परिणाम स्वरूप कंपनी को राजस्व रूप से हानि होती रहती है। 7वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमि क्षेत्र में अदृश्य मध्यस्थों की बाढ़ आ गई, गोस्ट मीडिएटर आ गए। ये समझने लायक चीज़ है। इसमें क्या हुआ कि संबंधित जमींदार को
एक निर्धारित क्षेत्र की राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे भूमि का विस्तार हुआ, उत्पादन की तकनीकों में बदलाव हुआ, तो भू राजस्व काफ़ी बढ़ता गया और वैसे भी किसानों से वो भू राजस्व वसूली का कितनी दर हो इसके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। तो धीरे धीरे जमींदारों ने अपनी जमींदारी को भी ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया। दूसरे जमींदार ने तीसरे जमींदार को ठेके पर दे दिया, वो भी अपना कुछ हिस्सा रखता था। तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। ऐसे कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है लगभग 15 से 20 मीडिएटर राजस्व वसूली में आ गए। तो मूल रूप से जिस व्यक्ति को राजस्व वसूली का ठेका प्राप्त हुआ उसके बाद में भी लगभग 15-20 मीडिएटर और आ गए। तो इस प्रकार 15 से 20 जो बीच में मीडिएटर आए, उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा कमाने के लिए किसानों का ज़बरदस्त तरीके से शोषण किया। लगभग 2/3 हिस्सा किसानों के उत्पादन का इन राजस्व या लगान संबंधी दायित्वों को निभाने में पूरा हो जाता था। सूखे और अकाल जैसी परिस्थितियों में भी उनके साथ दृढ़ता से लगान वसूल किया जाता था। किसान का ज़बरदस्त तरीके से इसमें शोषण हुआ और किसान बेचारा धीरे धीरे जमींदारों की दया पर आश्रित होता चला गया। तो मीडिएटर की एक लंबी श्रृंखला का विकास हुआ। अदृश्य मध्यस्थ इसमें प्रवेश कर जाते हैं। 8वां, जमींदार वर्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन को भी नुकसान पहुंचाया। इस व्यवस्था के कारण जिस जमींदार वर्ग का निर्माण हुआ उस जमींदार वर्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी बार ब्रिटिश सरकार की सहायता की। परिणाम स्वरूप हमारा सामाजिक जनाधार कमज़ोर हुआ। कई बार राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। 1857 के विद्रोह में हम देख सकते हैं कि अधिकांश जो जमींदार थे, तालुकेदार थे, वे अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त बने रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने अनेक जो गुप्त सूचनाएं थी उनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साझा किए। तो किस प्रकार हमने ये देखा कि स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे, इसके लाभ क्या थे और इसके हानि क्या थे। लाभ की दृष्टि से जमींदार वर्ग इसमें लाभ में रहता है और हानि की दृष्टि से किसान बड़ा दरिद्र हो जाता है, किसान का अत्यधिक शोषण होता है। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के 2 बंदोबस्त नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।